लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। झांसी में आप जर्नलिस्ट हैं और ईटीवी भारत से जुड़े हुए थे अभी तक, लेकिन डीएम साहब की ऐसी कृपा बरसी कि आपको वहां से मुक्त कर दिया गया। जी जी। आपका डीएम साहब पे गंभीर आरोप है कि वो निजी जिंदगी में ताक झांक करते हैं। क्या पूरा मामला है? लक्ष्मी नारायण शर्मा जी आपका पूरा नाम है, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए। उसके बाद मैं चाहता हूँ इस कंट्रोवर्सी पे प्रकाश डालिए। ये जो नौकरी खाने वाले डीएम साहब हैं, इतने क्यों खफा हैं आपसे? यशवंत जी, मैं बताना चाहूंगा कि झांसी के किसी भी पत्रकार को आप फोन कर लीजिए, कोई ऐसा पत्रकार नहीं है झांसी का, संपादक हो चाहे मालिक हो, जो उनसे प्रताड़ित ना हो। उनके खौफ का आलम यह है आज की डेट में, मैं बैकग्राउंड बाद में बताऊंगा, पहले बता दूं, उनके खौफ का आलम यह है कि मेरे फेसबुक पोस्ट को झांसी कोई पत्रकार लाइक कर दे तो बंगले पे बुला के धमकाया जाता है। क्या बात कर रहे और हैं? जिनको जी, और धमकी, जिसको धमकी मिलती है वो मुझे अकेले बताता है कि भैया वो मैंने आपकी पोस्ट लाइक कर दी थी तो इन्होंने मुझे बुला के धमकाया है। एक हमारे साथी ने जो है मेरे पहले पोस्ट पे लिखा, लक्ष्मी जी आप तो यहाँ के मीडिया क्लब के संस्थापक हैं और जो है आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। सिर्फ लिखा ही था, साथ आने की तो अभी तीसरा चौथा दिन हुआ है। इतने में ही वो जो है साहब ने कहा कि ऐसा है, नेतागिरी करना सिखवा देंगे हम तुम्हें। तो इसका नतीजा ये है कि अब मेरे फेसबुक पोस्ट को लाइक करना इस समय झांसी में बहुत बहादुरी का काम है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। इस समय स्थिति ये है। डीएम साहब का परिचय क्या है? मैंने वो उनका नाम, किस बैच के आईएएस हैं या पीसीएस हैं, क्या है, प्रमोटेड है, क्या है? नहीं, डीएम साहब जो है मिस्टर आंध्रा वामसी, प्योर आईएएस हैं, ब्रिलियंट अफसर हैं। आंध्रा वामसी? जी, आंध्रा वामसी नाम है उनका, आंध्रा वामसी नाम है उनका। जी, दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। अच्छा। और बहुत दिमाग उनका बहुत तेज चलता है, दिमाग के वो शार्प अफसर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे काम जो सरकारी काम है उनको उन्होंने बहुत तत्परता से किया है, लेकिन बहुत सारे काम जो उनको करने चाहिए थे उसमें उन्होंने अव्यवस्था भी फैलाई। ये सब अलग की बातें हैं। ऐसा लगेगा कि मैंने उनके खिलाफ शिकायत की है तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, तो मैं तो अपने व्यक्तिगत ही मुद्दे पे आना चाहूंगा। जी। मैंने उनके खिलाफ तहरीर दी है झांसी में एसएसपी को। चूंकि मैं नवाबाद थाने में देने गया तो थाने में लेने से मना कर दिया गया था। मैं 20 तारीख को तहरीर देने गया था और फिर नहीं लिया गया, तो मैंने झांसी के एसएसपी श्री शिवहरी मीणा जी को वो तहरीर दी है। और उसमें मैंने उनके खिलाफ मेरी एक फोटो वायरल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मेरी एक फोटो हासिल की, फोटो में बाइक पर मेरे साथ एक महिला बैठी हुई है। और अब ये सवाल आप उठा सकते हैं कि आप कैसे दावा कर रहे हो कि वो फोटो झांसी के डीएम आंध्रा वामसी ने वायरल कराई है। तो वो उस दावे का आधार है, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से झांसी के सारे पत्रकारों के सामने, मैं तो कह रहा हूं उन्हें 15 दिन की छुट्टी पे भेज दीजिए, मैं 200 गवाह झांसी में दिलाऊंगा। कलेक्टर रहते हुए कौन उनके खिलाफ गवाही देगा? भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस औपचारिक खत्म हो गया था, सब लोग पत्रकार लोग सांसद जी से खड़े होकर बात कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा कि ये देखिए लक्ष्मी जी को तो जो है वो बाइक पे, तो मैं मतलब वो ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि किसी की बाइक पे कौन महिला बैठी हुई है। मतलब अच्छा सर एक बात बताइए, आपके पास कार है, आपके पास कार है, आपके कार में भी तो महिलाएं बैठती होंगी। तो कार में आपकी कोई महिला बैठ गई तो क्या मैं कोई कहानी करके लोगों को बताना शुरू कर दूंगा? आपके चैम्बर में कोई महिला बैठी है तो इसका मतलब यह है कि मैं कोई कहानी मैं गढ़ना शुरू कर दूंगा? आपने क्या किया? आपने बाइक पर बैठी हुई किसी महिला के साथ एक कहानी गढ़ी। तो मैं तो चाहता हूं कि डीएम साहब सामने आए, उनकी बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी तस्वीरों पर कहानी बताएं, मैं अपनी तस्वीर पे कहानी बताता हूं। और जब चीजें पब्लिक में आ ही गई हैं, क्या ऐसी चीजें पब्लिक में आनी चाहिए? अगर डीएम साहब को मेरी बात बुरी लग रही है तो डीएम साहब खुद कहें कि इस मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर डीएम साहब को लग रहा है कि डिबेट होना चाहिए तो मैं उनकी फोटो लेके बैठा हुआ हूं, वो सार्वजनिक मंच पे आए, वो अपनी फोटोज पे जवाब दे, वो झांसी के लोगों को अपनी फोटोज पे जवाब दे कि उन फोटोज की एक कलेक्टर के रूप में उसका क्या प्रोटोकॉल है और किस तरह मेरे पास आई। उन्हें ये बताना चाहिए झांसी के लोगों को। मेरे पास उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। मैं थोड़ा मामला समझना चाहता हूं कि एग्जैक्टली शुरुआत कहां से हुई आपके और डीएम साहब के बीच? आंध्रा वामसी बनाम लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के बीच जो विवाद शुरुआत है, उसका प्रस्थान बिंदु क्या है? इसमें क्या है कि झांसी के जो भी पत्रकार थोड़ी सी भी अच्छा खबर उनसे
उनसे संबंधित हो तो भी, उनसे संबंधित ना हो तो भी वो बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं। उनको जैसे कोई खबर लगा कि ये खबर जो है लखनऊ से पूछी जा सकती है, तो इससे पहले कि पूछ ली जाए वो पत्रकार को बुला के तलब करके, जैसे कि उनका स्टेनोग्राफर होता है, उन्हें लगता है कि पत्रकार उनके स्टेनोग्राफर है, बुला के धमकाना, उसके ब्यूरो चीफ से फोन करवाना, उसके संपादक से फोन करवाना, उसके मालिक तक के लिंक निकाल लेते हैं वो। और वो पूरी ताकत लगा के उसको इतना फोन करवाएंगे, इतनी धमकी दिलवाएंगे कि एक सोचिए जिले में किसी पत्रकार के पास जो है वो दिल्ली और लखनऊ से एक फोन आ जाए तो कांप जाता है। और अगर कहीं महीने में 2 बार फोन आ गया तो जाके घुटनों पे जो है उनके पैर पकड़ लेता है। और डीएम साहब के पास क्या काम है? यही काम है। डीएम साहब ने अपने कार्यकाल में सिर्फ यही काम किया, संपादकों को फोन। अच्छा, मेरी बात गलत हो ना तो मैं तो कह रहा हूं, शासन संज्ञान है, इनका जो व्यक्तिगत नंबर है, मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से नहीं बोलूंगा, मैं लिख के दूंगा, इनके मोबाइल नंबर की आप जांच कराइए। इनके पास सिर्फ यही काम है, लखनऊ के ब्यूरो चीफ को फोन करेंगे, पत्रकार को लगता है कि हमारे ब्यूरो चीफ से फोन करा रहा है तो हो सकता है कि शिष्टाचार में कोई बात करनी हो, उसको बंद कमरे में बुलाएंगे और सबसे पहले उसका मोबाइल बाहर रखवाएंगे, उसको धमकी देंगे। मैं पहला पत्रकार नहीं जिसको धमकाया गया, सारे पत्रकार। अच्छा, कोविड में तो ऐसी व्यवस्थाएं थी कि लोग अपने सामान्य मेरा सवाल वही है कि आपसे विवाद का, आप दोनों के विवाद का प्रस्थान बिंदु क्या है? जी, जो हम दोनों के बीच का विवाद है, ये इनका कार्यकाल मुझको लगता है 2020 में फरवरी में शुरू हुआ था और उसी के संभवतः 1-1.5 महीने बाद कोविड जैसी अप्रिय स्थिति आ गई। तो कोविड में जिस तरह के हालात थे, बहुत सारे चीजों पे, यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल बना था, अब वहां आपको ध्यान हो जो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ था कोटा के स्टूडेंट्स का, जो घर जाने की बात हुई थी कोविड में, सबसे जो बड़ी खबर बनी थी सबसे पहले, तो कोटा के स्टूडेंट्स को जो जाना था वापस यूपी के अलग अलग जिलों में, तो उसका जो बिंदु चेक पॉइंट बनाया गया था यूपी में, झांसी चूंकि बॉर्डर पड़ता है, तो सबसे पहले जो कंडक्टर थे और जो उनके बसों में जो कांस्टेबल लगाए गए थे, कंडक्टर, ड्राइवर और कांस्टेबल, तो उनको यहाँ पे रोका गया और यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बना था, तो वहां पे ठहराए गए कि आप हफ्ते दिन यहीं रहेंगे और उसके बाद अपने घरों को जाएंगे। तो वो लोग हमको फोन करते थे कि भैया यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ जो स्वीपर है वही दवाई लेके आता है, यहाँ जो स्वीपर है वही खाना लेके आता है, वही स्वीपर हमारे सामने शौचालय की सफाई करता है, वही हमें तबीयत खराब होती है तो हमको दवाई देके जाता है, वही सुबह चाय लेके आता है। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कम से कम खाने की और सफाई करने वाले कर्मचारी अलग हो। तो इस तरह के वीडियो बना के सिपाहियों ने और लोगों ने भेजे। तो चूंकि इन्होंने मीडिया की कंट्रोलिंग शुरू से ही शुरू कर दी थी, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया, मैं उसका बुरा नहीं मानता। मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग समाचार है कि एक कांस्टेबल अपना खुद वीडियो बना के भेज रहा है और कह रहा है कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, वो तड़प रहा है, भले ही नाटक कर रहा हो लेकिन वो कह रहा है कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे कोई यहाँ दवा देने वाला नहीं है। ये खबर जो मेरी थी सबसे पहले वो मैंने चलाई और उसी को लेकर मैंने डीएम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा। हमने कहा सर वो ये सब आपके कोरोना वॉरियर है, वहां अंदर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? तो बोले आपके फैक्ट सही नहीं है, मैं उनकी व्यवस्थाएं करा रहा हूं। और ऑफ रिकॉर्ड बोले कि मैं उनको राइट, ये जितने चिल्ला रहे हैं सबको राइट करा दूंगा। ये उनकी ऑफ रिकॉर्ड बात थी, लेकिन उन्होंने सबके सामने कहा था इन सबको राइट करा दूंगा जो चीख चिल्ला रहे हैं। खैर, उसके बाद जो है उनका मुझे जवाब देने का ये तरीका पसंद नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया, ये बात मैं कह रहा हूं। उसके बाद हुई क्या कि ये एक बाजार में निकले, जहां ये मैं जो खबर बताने जा रहा हूं, पहली खबर ईटीवी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, दूसरी खबर बता रहा हूं वो ईटीवी की वेबसाइट पे अभी भी पड़ी हुई है। ये झांसी के सबसे व्यस्ततम बाजार यहाँ सुभाषगंज है, वहां चेकिंग करने निकले सुबह और चेकिंग के दौरान एक तस्वीर है जो सूचना, इनके ही सूचना विभाग ने मुझे भेजी थी, सूचना विभाग ने ही भेजी थी, इन्होंने खुद खिंचवा के भेजी थी। कोरोना का जो पहला समय था, आपको ध्यान करिए कि लोग बिना मास्क के अगर दिख जाए तो उसको डंडे से पिटाई होती थी, मुर्गा बनाया जाता था, पुलिस वालों ने क्या क्या किया वो सब ने देखा है। तो ये इन्होंने एक बाइक सवार को रोका और संयोग देखिए कि उस बाइक पे बैठे लोग लगाए हुए हैं मास्क, एक लगाया है एक नहीं लगाया है। इन्होंने उससे जो भी कहा हो, फोटो और विज्ञप्ति के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो है अगर आप मास्क लगा बिना बाइक चलाएंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट, कोविड एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे आपके खिलाफ। डीएम ने ये चेतावनी दी चेकिंग के दौरान। और जो फोटो भेजा उसमें डीएम साहब खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो उस हिसाब से तो आप ठीक है, डीएम साहब खड़े होकर चेकिंग कर रहे हैं, तो खड़े होने पे तो मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लगता है, लेकिन कोविड एक्ट और महामारी एक्ट तो इन पे बनता है, तो इन पे केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? तो मेरा कहना है, मुझे मालूम है कलेक्टर साहब हैं, इस तरह की चीजें उनके लिए माफ है, लेकिन मैंने खबर लिखी, मेरा मकसद ये नहीं था कि इनको इन पे मुकदमा लिख के, कोविड महामारी एक्ट के तहत मुकदमा लिख के इनको जेल भेजा जाए, ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद केवल ये बताना था कि डीएम साहब आप लापरवाही कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप जिले के सबसे बड़े फेस है, जब आप लापरवाही करेंगे तो कैसा लगेगा? तो खैर उसके बाद डीएम साहब का सिस्टम क्या है कि आप कोई खबर लिखोगे तो सीधे आपको नहीं बुलाएंगे,
वो आपका कांटेक्ट खोजते हैं, तो उन्होंने मेरा कांटेक्ट खोजा। इसके बाद एक दो और खबरें हुई, उसके बाद उन्होंने मेरा कांटेक्ट खोजा। मेरे लखनऊ में उस समय ब्यूरो चीफ हुआ करते थे श्री परवेज अहमद। तो हालांकि ईटीवी भारत का जो सिस्टम है वो कंट्रोलिंग पूरी हैदराबाद से होती है, लेकिन कहीं से भी कोई भी फोन करे तो एक शिष्टाचार तो होता है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि वो डीएम साहब का आपके फोन आया था, तो जाके आप मिल लेना। तो मुझे लगा कि परवेज जी जो है सीनियर पत्रकार हैं, अगर इन्होंने उन्हें फोन किया है और वो मुझसे कह रहे हैं तो बात रखनी चाहिए। तो मैं गया। अच्छा, वो चूंकि पहली फॉर्मल मुलाकात होनी थी तो इसमें कोई बुराई की भी बात नहीं है। मैं गया, तो मैं जब गया तो मुझे लग रहा 8 मई की तारीख थी, मैं गया। तो मैं इनके चैम्बर में जब गया, मेरे हाथ में मेरी माइक आईडी थी, मेरे पास एक पर्सनल मोबाइल और एक हमें ऑफिस से मोबाइल मिलता था, वो 2 मोबाइल और माइक आईडी थी। फिर सबसे पहले जब आए तो ये अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे, मतलब आप सीन इमेजिन करो, जो कुर्सी के सामने टेबल रखा होता है उस टेबल पर आकर बैठे ये, और मुझको बैठने का इशारा किया, तो मैं बैठ गया। इन्होंने घंटी बजा के अपने अर्दली को बुलाया और अर्दली से कहा कि इसका जो है वो माइक उठा लो। मेरा माइक रखा हुआ था, तो मैंने खुद ही माइक उठा के अर्दली को पकड़ा दिया। अब जाहिर सी बात है मैं उनके चैम्बर में हूं ना, तो अचानक अच्छा मैं करूंगा तो क्या करूंगा, तो उन्होंने कहा मोबाइल निकालो, चुटकी बजा के, ऐसे चुटकी बजा के वाला मोबाइल निकाल। तो मैंने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के मैंने अर्दली को पकड़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि दूसरा मोबाइल तो नहीं है। हमने कहा है, लेकिन वो ऑफिस का है, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होती है। बोले निकाल निकाल निकाल। तो अर्दली ने हाथ बढ़ाया मेरी ओर मोबाइल निकालने के लिए। तो हमने कहा तुम हाथ डालो, उससे पहले मैंने खुद निकाल के जो है दूसरा मोबाइल भी दे दिया, जो ईटीवी भारत का मोबाइल था। जो ईटीवी भारत तो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, वो मोबाइल डीएम साहब के अर्दली ने निकाला था। ये मैं चाहता हूं ईटीवी भारत के लोग जान ले, जो बहुत बड़ा उनको दिक्कत हो रहा था मेरे फेसबुक पोस्ट से। तो खैर वो निकाल के लेके चले गए। उसके बाद डीएम साहब कुछ देर अपनी टेबल पे बैठे रहे, फिर उसके बाद जो है वो धमकी उमकी देके फिर अपनी कुर्सी की ओर गए। लेकिन वो कुर्सी पे बैठे नहीं अपनी, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूं कलेक्टर साहब के चैम्बर में, और वो इतने गुस्से में थे कि वो खड़े थे। बोले तुम जैसे लोगों का औकात बताना आता है मुझको। ये 8 मई 2020 की घटना है, मुझे अब भी याद है। तुम जैसे लोगों को मुझे औकात बताना आता है। हमने सर आप बताओ गलती क्या हो गई। बोले तुम्हें पूरी झांसी में मैं ही मिलता हूँ खबर लिखने के लिए। अरे हमने कहा सर मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत खबर लिखता हूँ। आप अगर ईटीवी की वेबसाइट देखते हो तो आपके अलावा भी खबर लगती हैं, और आपकी जो विज्ञप्तियां आती वो भी लगती हैं। और मुझको लग रहा है आप जिस खबर पर भड़के हैं वो भी आप ही की विज्ञप्ति थी, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है। मैंने पूरी खबर हूबहू सूचना विभाग ने जो भेजी थी वैसी ही लिखी, सिर्फ एक लाइन बढ़ा दिया अपनी ओर से कि इस ओर मतलब इस दौरान डीएम आंध्रावंशी खुद मास्क नहीं लगाए थे। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, इसको हेडिंग में डाल दिया। तो हमने कहा सिर्फ इतना ही तो किया, मैंने आपकी सारी खबरें लगा रहा हूं मैं। तो बोले नहीं तुम मुझ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। अरे हमने कहा आप जिले के जिलाधिकारी आप पे ध्यान क्यों नहीं देंगे। तो बोले मुझे औकात बताना आता है, बोले मुझे औकात बताना आता है। तो हमने कहा सर देखिए आपने चैनल गलत पकड़ा है, आपने मुझे लखनऊ से फोन करवाया है, हम शिष्टाचार में आए हैं, आप ये मत समझना कि हम दबाव में आए हैं। हमारा मैनेजमेंट जो है हैदराबाद का है, ईटीवी का है। तो बोले तुम्हें मालूम मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो हमने कहा ये भी मुझे मालूम है। हमने कहा लेकिन आप वहां कभी कुछ नहीं पाओगे, हमारे यहाँ का सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ जो संवाददाता होता है वही सब कुछ होता है, किसी कलेक्टर के कहने पर कुछ नहीं होता है। तो बोले अच्छा कलेक्टर के कहने पर नहीं होता है। मेरे सामने उन्होंने मोबाइल से किसी को नंबर डायल किया, और नंबर डायल करते हुए जो है मेरी ओर देख के मुस्कुरा रहे थे। नंबर डायल किया, उधर से जिसने भी उठाया तो उन्होंने अपनी मातृभाषा में उधर कुछ कहा, और मुझे सिर्फ अपना नाम सुनाई दे रहा था, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। उन्होंने मेरा नाम 4 बार मोबाइल फोन पे लिया, अपनी भाषा में उन्होंने कहा, क्या कहा मुझे याद नहीं। मुझे ये किस भाषा में? उनकी जो अपनी मातृभाषा है तेलुगु में, अपनी मातृभाषा में। तमिलनाडु के हैं? संभवतः ये है आंध्र प्रदेश के, संभवतः जी। मतलब वो उन्होंने खुद ये कहा है कि मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं। तो जो है उन्होंने अपनी मातृभाषा में वहां के किसी व्यक्ति को, अफसर रहा जो भी रहा, उससे मेरा नाम 4 बार लिया, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। और जो भी उन्होंने कहा उसके बाद बोले कि अच्छा तुम्हें हैदराबाद से फोन आएगा तब मानोगे। हमने कहा हैदराबाद से फोन आ जाएगा तो मान जाऊंगा कि आपके लिंक बहुत तगड़े हैं। और फिर उसके बाद जो है बातें होती रही। हमने कहा देखो सर ऐसा है कि आपको कोई खबर अगर चुभ गई है तो आप ये हैदराबाद लखनऊ सब क्यों कर रहे हो, आप मेरे से सीधे कह दो। हमने कहा कि जो है ये कोई ऐसी खबर भी नहीं है, आप कलेक्टर हैं, आपके खिलाफ खबर लग गई तो ऐसा थोड़ी कि आपकी कलेक्टरी छिन जाएगी, आप कलेक्टर ही रहेंगे। हमने कहा इसी बहाने लोग जान जाते हैं जो आपको नहीं जानते हैं।
आपका खुला हुआ चेहरा लोगों ने देख लिया, आप बिना मास्क लगाए हुए हैं, अभी नए नए आए। तो बोले तुम मेरी रूटिंग कर रहे हो। हमने कहा सर रूटिंग क्या कर रहे हैं, आपने मुझे अपने चैम्बर में बंधक बना रखा है। हमने कहा 40 मिनट से अधिक हो गए, मेरा मोबाइल और मेरी माइक आईडी तो जब्त है, और मैं अपनी मर्जी मेरा तो बैठने का शौक नहीं। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि धमकी देके कि तेरी औकात बता दूंगा, तुझको सबक सिखा दूंगा, तुझको खबर लिखना बताओ। हमने कहा मैं तो अपनी मर्जी के खिलाफ बैठा हूं यहाँ। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि आपने मुझे बंधक बना रखा है, तो फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या है, उन्होंने खट से घंटी बजाई और अर्दली को बुला लिया। तो अर्दली आया, अर्दली को बोला कि जो है इसका माइक आईडी ले आओ और मोबाइल ले आओ। तो इतना सब टेलर देने के बाद उन्होंने माइक आईडी मंगाया और मेरे दोनों मोबाइल मुझे वापस करा दिए। फिर उसके बाद जो है बोले ऐसा है, ठीक से काम करो। तो हमने कहा सर देखो आपके हैदराबाद में लिंक है, तो मैं समझ गया कि मुझको ठीक से काम करना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक से मेरा काम तभी होगा जब हैदराबाद से मेरे पास फोन आ जाएगा। तब तक तो वैसे ही काम होगा जैसे मैं करता हूं। तो बोले वो भी फोन आएगा तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास फोन आएगा। हालांकि उससे पहले फिर डीएम साहब ने जो है मुझे चाय भी पिलाई, मिठाई भी खिलाया, और मैं कुछ खबरों में बाइट चाहता था तो उन्होंने बाइट भी दी। फिर उसके बाद अगले दिन जो है मेरे पास हैदराबाद से फोन आया। तो फोन जो आया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जाके मिल लेना उनसे। तो चूंकि मैं ऑलरेडी एक दिन पहले मिल चुका था और इतनी भयानक मुलाकात हो चुकी थी कि मैंने कोई कन्वर्सेशन नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि हाँ मैं मिल लूंगा, और मिलने मिलाने की बात खत्म हो गई। मैंने कहा कि वो जो बैकग्राउंड में मिल चुका हूं उसी को मैंने मिलना मान लिया, और फिर मैं अपनी पटरी पे चलने लगा। फिर मैं सोचा कुछ दिन थोड़ा रुक जाए, फिर कुछ इस तरह की टेढ़ी खबरें देंगे, अभी सीधी चले, क्योंकि नौकरी का सवाल है। कोविड काल में नौकरियां जा रही थी, मैंने कहा बीवी बच्चे पल्ले वो ज्यादा बेहतर है। तो सही बात यह है कि मैं फिर थोड़ा सीधा चलना शुरू किया। लेकिन क्या है कि जब टेढ़ी खबर आपके सामने आया तो फिर छोड़ा नहीं जाता ना, ये हम लोग के नेचर में है। हुआ ये कि हमारे यहाँ के नगर विधायक हैं, उनका नाम है मिस्टर रवि शर्मा, बीजेपी के विधायक हैं। हम लोग घूमते रहते हैं, तो एक दिन जो है उनके आवास पे हम लोग बैठे हुए थे, रवि शर्मा जी के। तो बोले यार जिले में जो है वो बालू खनन बहुत हो रहा है। तो हमने कहा बालू खनन तो हो रहा है, लेकिन सरकार तो आप ही की है, आपकी हिम्मत है बोलने की? विधायक जी बोले हाँ बोलेंगे क्यों नहीं, और मेरे पास एविडेंस है, मैंने वीडियो बनवाया है। नगर विधायक रवि शर्मा जी ने कहा कि मेरे पास वीडियो है, अवैध बालू खनन हो रहा है और जिला स्तरीय अधिकारी करवा रहे हैं। उनके कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो हमने कहा ये बाइट आप दे दो अगर आप में हिम्मत हो तो। बोले तुम क्या समझ रहे हो, बाइट क्यों नहीं देंगे, लो बाइट। तो नगर विधायक रवि शर्मा ने हमको बाइट दी कि जनपद में 2 बालू घाटों पे पनडुब्बी लगा के अवैध तरीके से बालू खनन हो रहा है। अब सोचिए कि जिस पार्टी की सरकार है उसका विधायक अगर कहे कि बालू खनन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता खबर के तौर पे इसको चलाने के लिए वेरीफाई किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वेरीफाई करना सरकार का काम है। खैर, हम 3-4 साथियों ने इस बाइट को किया था। हमारे जिस भी साथी ने इस खबर पे काउंटर बाइट के लिए डीएम साहब को फोन किया, उसके पास लखनऊ से फोन आ गया। मैं बात रिपीट कर रहा हूं, जिस भी पत्रकार ने डीएम साहब को काउंटर बाइट के लिए फोन किया, उस पत्रकार के पास लखनऊ से फोन आ गया। फोन आ गया तो मैंने काउंटर बाइट के लिए फोन ही नहीं किया। मैंने काउंटर बाइट के लिए फोन नहीं किया, मैंने सिर्फ विधायक का बयान चलाया। जब चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। चलने के बाद उन्होंने खबर का संज्ञान लिया। बुरा लगा ये किसी को नहीं बताया, खबर का संज्ञान लिया। झांसी की मीडिया इस बात की गवाह है कि मेरे खबर के चलने के अगले दिन उन्होंने अपने बंगले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पूरी झांसी की प्रेस के सामने उन्होंने मुझसे कहा कि ये खबर तुमने अगर चलाने के पहले मुझे बता दी होती तो मैं बड़ा एक्शन कर सकता था। क्योंकि ये बातें ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मैं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझसे कहा कि ये खबर चलाने के पहले तुम अगर मुझे बता देते तो मैं बड़ी कार्रवाई करता। हालांकि उसमें कुछ उनके मशीन वगैरह पकड़े गए और फाइंडिंग, मतलब उन्होंने इलीगल माइनिंग वहां प्रमाणित हुई, जो कि मेरी खबर नहीं थी, वो तो एमएलए का एलिगेशन था। खैर, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सारे पत्रकारों के साथ कहा था, हमने कहा डीएम साहब खबर तो मैंने कल चलाई है, 3 दिन पहले झांसी के विधायक रवि शर्मा वो वीडियो आपको देके गए हैं, आपकी डायरी में नोट करा गए हैं और आपने अपनी डायरी में नोट किया था। तो क्या आप मेरी खबर चलने का इंतजार कर रहे थे? हमने कहा आपके संज्ञान में ऑलरेडी 4 दिन पहले मामला था। ये बात आप गलत कह रहे हैं कि मेरे खबर चलने के बाद आपके संज्ञान में आया। ये आप इतने लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं। चूंकि ये बात सही है कि विधायक ने उनसे शिकायत की थी, उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया था और समय रहते उन्होंने एक्शन नहीं लिया।
तो जो एलिगेशन उन्होंने लगाया कि तुम समय रहते बता देते तो मैं बड़ी कार्रवाई करता, तो इसका मतलब बड़ी कार्रवाई अगर चूक गई तो उसके लिए जिम्मेदार डीएम साहब थे। खैर, तो इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ कष्ट हुआ। फिर उन्होंने खुद शिकायत की या करवाई ये मुझको नहीं मालूम। मेरे पास फोन आया हैदराबाद से, मैनेजमेंट से, कि लक्ष्मी जी आप जनपद में लीगल खनन करने वालों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट ने मुझसे कहा। हमने कहा झांसी में लीगल खनन हो या इलीगल खनन हो, मेरा उन खबरों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जब से ईटीवी में झांसी में आया हूं, खनन से संबंधित एक भी खबर अगर वेबसाइट पे हो तो आप मुझसे लीगल खनन या इलीगल खनन की बात करो। मैंने तो एमएलए का स्टेटमेंट चलाया है। खनन की खबरों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे मालूम है खनन की खबर मैं खुद चलाऊंगा तो आप लीगल चलाओ इलीगल चलाओ, उस पर दाग लगते हैं। हमने कहा मैंने नहीं चलाया, ये एमएलए का स्टेटमेंट था। और हमने कहा आप मैनेजमेंट के आदमी है, एडिटोरियल से पूछिए कि सरकार का विधायक यदि इलीगल खनन की बात कह रहा है तो इस खबर का प्रोफाइल क्या है, आपको इस बात की समझ नहीं है। हमने कहा एडिटोरियल से पूछिए कि ये कितनी बड़ी खबर है। तो बोले नहीं मुझे पत्रकारिता का मतलब नहीं पता है, लेकिन तुमने वन साइडेड खबर चलाई है, तुमको डीएम का काउंटर वर्जन करना चाहिए था। तो जब उन्होंने कहा कि डीएम का काउंटर वर्जन करना चाहिए था तो मुझे मन ही मन हंसी आई कि जो मेरे 2-3 साथियों ने काउंटर वर्जन करने के लिए फोन किया था तो उनका क्या अंजाम हुआ था। तो खैर उन्होंने भी मुझे कहा कि ये सब ठीक नहीं है, यहाँ हैदराबाद के रहने वाले हैं, फोन कर देते हैं और अपने संस्थान में ऊपर के लोग हैं, यार सेटलमेंट करके चलो, शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमने कहा सर ठीक है शिकायत नहीं आएगी। जो भी कहता है शिकायत नहीं आनी चाहिए, मैं उससे यही कहता हूं कि अब शिकायत नहीं आएगी, और मैं ये तय कर लेता हूं कि शिकायत तो जाएगी। ये मैं आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो उसके बाद फिर चीजें चलने लगी। फिर ये चूंकि बात इतनी बढ़ गई थी तो कुछ खबरें उन्होंने बर्दाश्त भी की, कुछ खबरें उन्होंने मेरी बर्दाश्त की, उन्होंने मेरी शिकायतें नहीं की, बहुत सारी ऐसी खबरें थी। इस दौरान जो है, अच्छा ये सब ऐसा नहीं है कि मैं ये सब मेरे साथ अकेले हो रहा था, ये कंटिन्यूअसली झांसी के पत्रकारों के साथ हो रहा था, ये कंटिन्यूअसली झांसी के हर पत्रकार के साथ हो रहा था। इवन आप मर्डर की खबर अगर चला दो, उसमें आपने कुछ 3-13 कर दिया तो आपके पास फोन आ जाएगा, तुम्हें क्या लेना देना है, मर्डर की खबर है तो झांसी में एसएसपी है, डीआईजी है, सब है वो, लेकिन नहीं, इनको सारी चीजों में दिलचस्पी रहती है। रहनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन खबर दबाने में क्यों आप दिलचस्पी ले रहे हो भाई? अगर मर्डर हो गया तो उसके खुलासे में दिलचस्पी लो आप। खैर ये सब बातें हैं, तो चलता रहा। बहुत सारी तो चीजें मैं भूल गया जो इन्होंने पब्लिकली कहा, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा कर दिया ना। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक खबर जिसपे कई लोगों के सामने, एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आप नाम सुने होंगे, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आप नाम सुने होंगे, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। जिस झांसी की लड़की ने स्ट्रॉबेरी उगाई थी उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। तो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल यहाँ 1 महीने चला, मुख्यमंत्री ने उसकी तारीफ की, प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की, झांसी के लोगों ने भी तारीफ की कि लोग यहाँ देखे स्ट्रॉबेरी कैसे उगाया जाता है, क्योंकि एक महंगा उत्पाद है, किसान ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये उसका मकसद था। तो जब स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल खत्म हो गया तो झांसी में किसान नेता है गौरी शंकर विधवा, मैं उनके पास गया, मैंने कहा जरा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो चला है यहाँ 1 महीने, उस पर मुझे आपका वर्जन चाहिए। तो उन्होंने जो वर्जन दिया मैंने चला दिया। मैं उनका वर्जन का मतलब कुछ बातें बता देता हूं। उन्होंने बोला स्ट्रॉबेरी क्या होती है हमको मालूम ही नहीं है, झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ मुझको ये मालूम नहीं है, स्ट्रॉबेरी कैसे पैदा होती है मुझको मालूम नहीं है। ये सब बातें उन्होंने कही। अच्छा हुआ बताइए, आपने 1 महीने का फेस्टिवल किया, मैंने आपकी 5 खबरें चलाई तो बहुत अच्छा। किसान जो आप जिसको कह रहे हो, अगर किसान नेता ने कोई बयान दे दिया तो उसको क्यों नहीं चलना चाहिए, जबकि आपका फेस्टिवल खत्म हो चुका है। मैंने फेस्टिवल के बीच में भी नहीं चलाया, फेस्टिवल के बाद चलाया। इन्होंने मुझे बुलवाया बंगले पे। उस दौरान झांसी के सूचना अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और झांसी की जिस लड़की ने स्ट्रॉबेरी मतलब उगाया था, उनके परिवार के एक व्यक्ति, 1-2 और लोग थे, मुझको याद नहीं आ रहा, सब उनके चैम्बर में बैठे थे। अब उनका मकसद था कि मेरा विवाद उस लड़की के परिवार से हो जाए, जबकि मेरा उससे क्या लेना देना भाई, उसका ये व्यक्तिगत अचीवमेंट है, लेकिन एक कलेक्टर के तौर पे उसे दिखा के आपको और किसानों को जोड़ना था, उसमें आप असफल रहे। उसमें उस लड़की की या उनके परिवार के चाचा भाई की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये उनके परिवार को इस तरह बता रहे थे कि जैसे कि हमने उनके इस कृत्य को जो है डिफेम करने की कोशिश की। तो डीएम साहब ने उनसे कहा, सरदार जी एपी चावला है, उनसे कहा कि देखो तुमने इनको स्ट्रॉबेरी नहीं खिलाई है, इसलिए ये स्ट्रॉबेरी के खिलाफ खबर चला रहे हैं। तो
हैप्पी चावला मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये डीएम साहब को अंदाजा नहीं था। तो हैप्पी चावला कुछ नहीं बोले, हैप्पी चावला ये बोले कि नहीं लक्ष्मी भैया तो बहुत बढ़िया आदमी है, इन्होंने तो बीबीसी पे एक खबर चली उसमें भी मेरी मदद करी। बीबीसी के संवाददाता को खबर बनानी थी तो मैंने उनकी खबर बनवाने में लिखी, बोले नहीं भैया ने तो मेरी खबर बीबीसी पे भी चलवाई है। तो डीएम साहब शांत हो गए, तत्काल खत्म हो गया। तो डीएम साहब खुद ही आ गया मैदान में, बोले यार मैंने 1 महीने जो काम किया तुमने उस पर गोबर डाल दिया। हमने कहा सर क्यों? बोले ये विधवा की क्या औकात है, तुम विधवा की बात चला रहे हो, ईटीवी इतनी बड़ी वेबसाइट है और तुम्हें विधवा ही मिला झांसी में। हमने कहा सर झांसी के सबसे बड़े किसान नेता है वो, और मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो है कोई चिरकुट है कि कोई कलेक्टर है, मेरे लिए व्यक्ति एक यूनिट है और मैं तो सबके वर्जन चलाऊंगा। हमने कहा 1 महीने में 4-5 खबरें मैंने आपकी लगाई, एक उनकी ओर से भी जाना जरूरी था। तो बोले नहीं ये सब कोई तरीका नहीं है, और सभी लोगों के सामने उन्होंने हैप्पी चावला से कहा कि मैं इसके मालिक का नंबर देता हूं, उसको फोन करो, ये राइट हो जाएगा। भैया ये बताओ, आप बंद कमरे में कुछ बातें कह रहे हो समझ में, आप 5 लोगों के सामने कह के मतलब क्या, आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप बताओ ये एथिकल है क्या? उसमें एक अफसर है, एक सूचना विभाग का है, एक सिविल व्यक्ति बैठा हुआ है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बैठे हुए थे वहां। इन सब लोगों के सामने आप उनसे कह रहे हो मैं नंबर देता हूं इसके मालिक का। इसके मालिक का मतलब मालिक, मेरे जो मालिक टीवी के हैं पद्म विभूषण रामोजी राव, एशिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के मालिक अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब अपने अभियान की शुरुआत की थी तो उनके घर गए थे, उनके बारे में आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं इसके मालिक का नंबर दे रहा हूं, मालिक से बात करो। तो खैर हमने कहा था देखो आप मालिक का नंबर इन्हें जरूर दे दो, लेकिन मालिक से बात हो नहीं पाएगी, उसके लिए आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, और ये हैदराबाद जाएंगे तो आप भी इनके साथ जाना। और उन्होंने मेरे लिए चाय मंगाई थी, मैं चाय पी रहा था, मैंने चाय पूरा पी नहीं पाया था, मैंने चाय उनकी टेबल पर रख दी, मैंने कहा जा रहा हूं मैं। तो बोले नहीं बैठो बैठो, मैं तो मजाक कर रहा था। हमने कहा सर मजाक ऐसे नहीं होता, आप पूरे समाज में जो है मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मालिक का नंबर दे रहा हूं, मतलब क्या है? मतलब मेरे मालिक का तुम क्या स्टेटस आंक रहे हो? मेरे मालिक का ये स्टेटस है कि मैंने किसी व्यक्ति की खबर लगा दी, उसको अच्छा नहीं लगा तो मेरे मालिक को फोन करेगा। आप अपनी आपत्ति मुझसे भी तो दर्ज करा सकते थे, मेरी बात से आप संतुष्ट नहीं होते तो आप इस तरह की बातें करते। तो खैर उन्होंने कहा नहीं बैठो बैठो बैठो, और मैं तो मजाक कर रहा था। हमने कहा नहीं आपका मजाक बड़ा गजब का होता है। तो खैर जो बची हुई चाय थी वो मैंने पी और मैं चला आया। उसके बाद जो है उसके उसके फिर कुछ दिनों तक चलता रहा, फिर वो भी नॉर्मल रहे। अच्छा मैं उनसे ये कह के आ गया था देखो ये हैदराबाद पहुंचेंगे उससे पहले जो है उससे पहले मेरा इस्तीफा पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है इस कारण थोड़ा सा सोचे हो कि ये पागल टाइप का आदमी है, क्योंकि नौकरी वोकरी को मैं समझ गया था कि जिले में ऐसा व्यक्ति आ गया है कि आपको जो है हमेशा नौकरी छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये मुझको समझ में आ गया था। अच्छा ऐसा व्यक्ति जो हमारे मालिक के शहर का रहने वाला हो। तो खैर फिर इसके बाद कुछ दिन ठीक रहा, इसके बाद फिर एक खबर हुई जिसमें एक हिंदूवादी नेता हैं अंचल अरजड़िया, मैं नाम ले लेके मैं सारी घटनाएं बता रहा हूं, बतानी नहीं चाहिए सब छोटी छोटी बातें। अंचल अरजड़िया हैं, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन। लक्ष्मी भाई मैं इस पे दोबारा भी बात करूंगा आपसे, मैं चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं चाह रहा था कि पहला वीडियो जो है इतनी जानकारी भर हो कि एग्जैक्टली एक पत्रकार है जिसके पीछे हाथ धो के एक डीएम पड़ा हुआ, आईएएस पड़ा हुआ है, उस पत्रकार की नौकरी खा ली डीएम ने, और मतलब अब उसके पर्सनल जीवन में ताक झांक कर रहा है और उसका मानहानि कर रहा है। तो आपने इस मामले की शिकायत क्या प्रेस काउंसिल में भी की है? नहीं, मैं चूंकि मुझे उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराना है, इसलिए झांसी पुलिस के अलावा मैंने मुख्यमंत्री को शिकायत की है, और मेरा जो प्राथमिक लक्ष्य है वो इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज कराना है। इसलिए मैंने प्रेस से जुड़ी हुई किसी भी संस्था को इस मामले की भी शिकायत नहीं। लेकिन मेरी सलाह है कि आप जो है इस देखिए ये मामला आपराधिक के बजाय नैतिक भी है, मतलब इसको कई पहलू हैं, नैतिक भी है, एथिकल भी है, जर्नलिज्म प्रोफेशन को ट्रीट करने का भी मामला है। तो प्रेस काउंसिल में जाएंगे, वहां सुनवाई होगी, उस सुनवाई में जैसे आप सारी बातें बता रहे हैं सविस्तार बताएंगे, फिर उन सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, तो वो चीज क्या डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी जो है। तो प्रेस काउंसिल भले उनके पास कोई राइट ना हो एक्शन लेने का, लेकिन वो भर्त्सना तो कर सकता है। और आप जब दिल्ली आएंगे तो हम लोग हैं यहाँ पे, आपकी मदद करेंगे, और बहुत सारे साथी प्रेस काउंसिल के मेंबर हैं, मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको, जिनसे आप बात करिए, उनको मैं सब बता भी दूंगा कि इस तरह का मामला है। तो पहली बात तो ये है कि इस पूरी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और ये अफसर लोग, नेता लोग मीडिया को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, और मीडिया के मालिक, मीडिया हाउसेज के जो पदाधिकारी है, जिस तरह की उन्होंने अपनी औकात बना ली है तलवे चाट के, सत्ता के और अफसरों के,
उसके चलते नुकसान जो है जमीनी पत्रकारों को उठाना पड़ता है। तो एक तो हम इस दर्द में आपके साथ हैं और आपकी खबरों को भड़ास में लगातार प्रकाशित किया है। इस वीडियो को भी इसी पर्पज से हम बना रहे हैं कि आपकी बात सामने आए। और जो आईएएस आंध्रा वामसी जी हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप एक आईएएस हो, बहुत बड़े पद पे हो, आपका ईगो, आपका अहंकार इतना बड़ा क्यों है कि आप एक सामान्य पत्रकार को माने धूल चटाने की फिराक में है। अरे भाई, ये बंदा अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। योगी जी तो आपको पूरी छूट दिए हुए हैं, फ्री हैंड दिए हुए हैं, आप जिले के मालिक हो, आपको सबको समान निगाह से देखना चाहिए। अगर एक आदमी कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है तो उस कर्तव्य को कैसे आप मैंने दबाने में लगे हुए हो। तो मेरा पक्ष वर्जन तो इस बात पे ही है। मैं कोशिश करूंगा आप डीएम साहब का नंबर दीजिएगा, उनका भी पक्ष ले सकूं और सुन सकूं। बाकी इस पूरे प्रकरण में जो भी डेवलपमेंट हो हमें बताइएगा। अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि जो मैंने तहरीर दी थी 20 तारीख को मुकदमा दर्ज कराने के लिए, तो एसएसपी झांसी श्री मीणा जी ने उस पर एक जांच के लिए सीओ साहब को लिखा था और सीओ साहब के ऑफिस से मुझे बुला के कल मेरा बयान दर्ज हुआ था। लिखित बयान मेरा 2 पन्नों का बयान था जिसपे मेरे सिग्नेचर कराए गए थे। सीओ ऑफिस में सीसीटीवी रहता है, वहां के स्टाफ सारे हैं, गवाह है। और आज मुझे एक चिट्ठी दी गई है एसएसपी ऑफिस से बुला के, मुझको लगता है दिखेगा नहीं तो मैं बता दे रहा हूं ताकि पब्लिक के संज्ञान में रहे। उसमें सीओ साहब ने जो रिपोर्ट एसएसपी साहब को भेजी है उसमें लिखा है कि शिकायतकर्ता को बुलाकर जो है संबंध में आवेदक से मौखिक पूछताछ की गई, ये इसमें लिखा हुआ है। और मौखिक पूछताछ के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। उसमें लिखा गया है कि इसमें आपराधिक उसका धारा नहीं बनती है। तो मैं पब्लिक डोमेन में ये लाना चाहता हूं कि मैं कल सीओ सिटी ऑफिस गया था, मैं वहां 2 घंटे रहा हूं। क्लर्क ने मेरे बयान नोट किए, मैंने 2 पन्नों का बयान दिया, उस पर सिग्नेचर किया। मेरा खुलेआम कहना है कि मेरे उस बयान को गायब करा दिया गया, उसको इस रिपोर्ट में नहीं लाया गया है। हालांकि मैं ये बात लिखित रूप से जो है उनको दूंगा एसएसपी साहब को। तो आपने एक दूसरी बात ये, अपना बयान रिटन नहीं दिया था? नहीं, मेरा बयान टाइप किया जा रहा था, वो कंप्यूटर पे टाइप कर रहे थे। अच्छा, ओके ओके ओके। तो आपको रिसीव नहीं कराया? टाइप कर रहे, हाँ, वो मैंने क्लर्क से पूछा कि इसका क्या होता है, क्या दिया जाता है, तो क्लर्क ने मेरे से कहा कि नहीं दिया जाता है। मुझे तो इस कानून की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे साइन कराए तो मुझे लगा कि मैं सरकारी ऑफिस में बैठा हूं, इतना भी नहीं चल रहा है कि वो फाइल ही गायब हो जाएगी। मैंने साइन किए थे, मैं तो कह रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज आज का निकाल लेना चाहिए। और फिर बाद में उस बयान का कहीं उल्लेख ही नहीं लिखा है कि मैंने मौखिक नहीं दिया। मैं 2 घंटे रहा, मैं रिटर्न में 2 पन्ने का बयान में साइन करके मैं अभी एसएसपी झांसी को अवगत कराऊंगा। ये तो हो गई कानूनी बात। एक जो नैतिक बात है वो ये हो रही है कि जिस फोटो को लेकर डीएम साहब परेशान है मेरी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि झांसी में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मैंने लिफ्ट दिया है, संभ्रांत महिलाएं हैं। वो महिलाएं मुझको और मेरे साथियों को फोन करके ये पूछ रही हैं कि कहीं उनकी भी तो फोटो नहीं खिंचवाई गई है। वो पूछ रही हैं, वो परेशान है कि कहीं उनकी भी तो फोटो नहीं खिंचवाई गई है। मुझे लगता है इस सवाल का भी जवाब आना चाहिए उनकी ओर से। मैं बता दूं कि जो है बाइक पे लक्ष्मी जी किसी महिला को ले जा रहे थे, उसकी फोटो को खिंचवा के डीएम साहब ने कहा है कि मैंने ये लड़कियां घुमा रहे हैं, कुछ इस तरह का आरोप लगाया है, अभद्र आरोप लगाया है आप पे शायद जो है। हाँ, बाइक पे मेरे साथ कोई महिला बैठी है, आप कौन जजमेंट देने वाले होते? इस मामले का जजमेंट हम कह रहे हैं कि वो कोई भी बैठी हो, इसमें इस निजी कोई भी हो, आपका क्या लेना देना हो? ठीक बात है, आपको क्या लेना देना है ना? ठीक बात है। यही तो मैंने उनसे कहा। ठीक है लक्ष्मी भाई, हम लोग बातचीत जो है काफी लंबी हो गई और दोबारा भी हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। कोई भी डेवलपमेंट हो बताइएगा, हम लोग आपके साथ हैं। और इस मामले को मैं कोशिश करूंगा कि लखनऊ के उच्च अधिकारियों तक जाए, दिल्ली के बड़े लोग, जो मीडिया के बड़े लोग हैं और संगठन उन तक जाए कि कैसे एक जमीनी पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है। और कल को कुछ भी आपके साथ बड़ी घटना की जा सकती है, क्योंकि इतने बड़े सत्ता में बैठे एक अफसर ने सीधी दुश्मनी आपसे मान ली है, तो उसके पास तो खुद पावर है, खुद क्षमता है। तो आपको सुरक्षा दी जाए, मैं तो ये भी मांग करता हूं। और आप इस बाबत एक लिखित अनुरोध पत्र आप जो है एसपी को दे दीजिएगा। जी जी, शुक्रिया लक्ष्मी भाई, शुक्रिया, थैंक यू। जी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।